हाँ जी। नमस्कार साथियों, कोचिंग वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, जिस पर अपन लैब असिस्टेंट की ज्योग्राफी पेपर की आंसर की तैयार करके आपके सामने डिस्कस के रूप में हाजिर हैं आज कोचिंग वाले प्लेटफॉर्म पर। तो अपन ज्योग्राफी की आंसर की के रूप में अपन पेपर को देखेंगे। आपने देखा ही होगा, मिलाया होगा, जो बेसिक एनसीईआरटी के अंदर से आपके क्वेश्चन बने हैं। कुछ क्वेश्चन 5-7 ऐसे क्वेश्चन हैं जो करंट बेस्ड है, कुछ रिपोर्ट से संबंधित है या कुछ चर्चा में रहे हुए स्थान से संबंधित है, तो वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखिए। सिंधु नदी के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, जिसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सिंधु नदी का तिब्बत में जो नाम है वो क्या है? तो एनसीईआरटी की 11th क्लास की जो भारत के भूगोल नाम की बुक है उसमें दे रखा है स्पष्ट, सिंगी खम्बान। ठीक है, तो सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सिंगी खम्बान के नाम से। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वनस्पति से संबंधित, भारत की वनस्पति है। ठीक है, उसमें दे रखा है महोगनी। महोगनी है, रोजवुड है, एनी है, एबनी है, रोजवुड है। तो इस प्रकार के जितने भी जो है एबनी, एनी, ठीक है, रोजवुड, ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार की वनस्पति। किस प्रकार की? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार की वनस्पति है, जिसके अंदर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षात और अधिकतम तापमान के अंदर होने वाली, यानी कि सदा हरी भरी रहने वाली वनस्पति है। तो इसके अंदर सबसे पहला दे रखा पर्णपाती नहीं हो सकता, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार नहीं हो सकता, अर्ध सदाबहार नहीं है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। डी ऑप्शन राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो भारतीय वन रिपोर्ट अपन प्रति 2 वर्ष के बाद जारी होती है, तो देहरादून से जारी होती है, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुरानी जल्लोड। ठीक है, जल्लोड मिट्टी के बारे में अपन ने पढ़ा था, मिट्टियों के प्रकार, उसके अंदर जल्लोड प्रकार की मिट्टी पड़ी और जल्लोड प्रकार की मिट्टी को 2 भागों में बांट करके। ठीक है, उसमें देखा एक तो नवीन जल्लोड, ठीक है, और एक पुरानी जल्लोड मिट्टी। ठीक है, प्रवाहित जल के द्वारा या नदी के द्वारा निक्षेपित पदार्थ से निर्मित जो मिट्टी है, उसके अंदर नवीन जलोढ़ को अपन बोलते हैं खादर। ठीक है, और पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं बांगड़। ठीक है, तो इसके अंदर दे रखा पुरानी जलोढ़क मृदाएं, ठीक है, प्रदर्शित होती है, तो बांगड़ प्रकार की मिट्टी, ठीक है, उसका नाम बांगड़ मिट्टी है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। सबसे पहले असत्य को आप नोट करिए कि इसमें से कौन सा असत्य है। इसका मतलब 3 कथन है वो सत्य है और 1 कथन असत्य है। तो अपन को सत्य के बारे में जाने कि भाई अक्षांश के सभी याम्यंतर ध्रुवों पर मिलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की 11th क्लास की जो प्रयोगात्मक या आपकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है उसके अंदर अक्षांश और देशांतर के बारे में दे रखा है और स्पष्ट एक सारणी बना रखी है और उसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अंतर या उनकी परिभाषाएं या विशेषताएं दे रखी है। ठीक है, तो एक दे रखा है अक्षांश के सभी याम्यंतर। ठीक है, इसका मतलब याम्योत्तर है ये कभी अक्षांश नहीं होते, देशांतर होते हैं वो याम्योत्तर होते हैं। अक्षांश हमेशा समांतर होते हैं। क्या होते हैं? अक्षांश होते हैं समानांतर। इसका मतलब ये कथन असत्य है। अक्षांश के सभी याम्योत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। पहली बात तो अक्षांश है वो याम्योत्तर नहीं होते। दूसरी बात कि वो ध्रुवों पर कभी मिलते नहीं। ध्रुवों पर केवल 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वो ही जो बिंदु के रूप में होते हैं। बाकी अक्षांश विषुवत रेखा के समांतर में होते हैं और जैसे जैसे उत्तरी ध्रुवों के या दक्षिणी ध्रुवों की ओर जाते हैं तो उनकी स्वयं की दूरी है वो कम होती जाती है। तो पहला ही कथन असत्य है। ठीक है, किस आधार पर? कि अक्षांश हमेशा समांतर होते हैं और देशांतर याम्योत्तर होते हैं और अक्षांश कभी भी ध्रुवों पर मिलते नहीं हैं। ठीक है, वो हमेशा समांतर रेखाओं के रूप में होते हैं। तो पहला ही कथन असत्य हो गया। लेकिन दूसरे 3 कथन पढ़ लीजिए। ग्लोब पर अक्षांश समांतर वर्त के समान प्रतीत होते हैं, सही कथन है। अक्षांश सभी अक्षांश है वो समांतर रेखाओं के रूप में होते हैं, यानी सभी समांतर होते हैं। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, बिल्कुल ये भी कथन सही है। देशांतर के सभी यामांतर वर्त समान प्रतीत होते हैं जो कि ध्रुवों से गुजरते हैं, ये भी कथन सत्य। इसका मतलब 3 कथन अपने सत्य है। असत्य पूछा है, पहला कथन असत्य, तो ए आंसर राइट होगा। ठीक है, इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए।
ठीक है। प्लेटों के बारे में दे रखा है, अपन ने जब प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के बारे में पढ़ा तो कुछ 6 या 7 जो चट्टानें हैं जो प्लेट विवर्तनी के आधार पर जो वहद या बड़ी प्लेटें हैं, और 20 या उससे कुछ अधिक प्लेटें हैं जो छोटे प्रकार की प्लेटें हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दे रखा है अपना, पूछा है कैरोलिन प्लेट अवस्थित है, यानी कि कैरोलिन नाम की जो प्लेट है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले दे रखा है फिलीपींस और इंडियन प्लेटों के बीच में एशिया और प्रशांत जो एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच प्लेट नहीं है। दक्षिणी अमेरिका और ये प्रशांत महासागरीय, इसके अंदर नाजका है, ठीक है, काकोस है, इस प्रकार की प्लेट है, इसका मतलब ये भी नहीं है। और उत्तर पूर्व के अंदर, ठीक है, इसकी अवस्थिति आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर आपको स्पष्ट इस प्लेट की परिभाषा और अवस्थिति दे रखी है, तो इसका मतलब अनुमान नहीं लगाना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व के अंदर प्रवाल भित्ति स्थित है। क्या स्थित है? प्रवाल भित्ति। ठीक है, ग्रेट बैरियर रिप बोलते हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। कोरोलिन प्लेट ये भी उत्तर पूर्व में अवस्थित है, लेकिन इसकी स्पष्ट लोकेशन अपने एनसीईआरटी में दे रखी है, वो लाइन ऑप्शन में दे रखी है, फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में अवस्थित है। ठीक है, और इंडियन प्लेट का मतलब केवल भारतीय प्लेट को संदर्भित न समझे, इंडियन में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वो सम्मिलित रूप से मानी जाती है, उसका सम्मिलित नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और वही इंडियन प्लेट और फिलीपींस प्लेट के बीच में कोरोलिन प्लेट अवस्थित है। ठीक है, तो इसका ए आंसर राइट होगा, फिलीपींस एंड इंडियन प्लेट के बीच में। इसके बाद आप अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से कौन सा राज्य जिंक का प्रमुख उत्पादक है? जिंक, सीसा, जस्ता, चांदी। अपन स्पष्ट पढ़ते हैं, राजस्थान का उदयपुर जो संभाग है, उदयपुर संभाग के जितने भी जिले हैं उनमें मुख्यतः उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, इसके अंदर जिंक का उत्पादन होता है। तो उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान या सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान करता है। ठीक है, जिंक का, जस्ते का उत्पादन प्रमुख उत्पादक में राजस्थान सबसे पहले नंबर पर है। ठीक है, अगला देखिए, खगोल शास्त्री जिसमें ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत प्रतिपादित किया था, ये पूछ रहा है ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में। ठीक है, जितने भी ये वैज्ञानिकों के या खगोल शास्त्रियों के नाम दे रखे हैं, वो इनके मत तो सभी के हैं, किसी के पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में है या फिर चंद्रमा की उत्पत्ति के संदर्भ में है। ठीक है, पूछा क्या खगोल शास्त्री ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में, ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहला जो वैज्ञानिक सिद्धांत आया, जो बिग बैंग थ्योरी है, एडविन हब्बल ने दी थी। किसने दी थी? एडविन हब्बल ने। बिग बैंग सिद्धांत या उसको थ्योरी बोलते हैं अपन। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड है वो आज भी विस्तार है, और ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी है वो हमेशा बढ़ती ही जा रही है। उसका आकाश गंगाओं के बीच की जो दूरियों का जो बढ़ना है वही क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का विस्तार है। और इस प्रकार का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति था सर्वप्रथम एडविन हब्बल नाम का व्यक्ति था। ठीक है, अगला देखिए, हाँ, भूगोल शब्द सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ये अपन ने डिस्कस कर रखा है क्लास में। इरेटोस्थेनीज नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम बताया कि ज्योग्राफी नाम की कोई सब्जेक्ट है या विषय है, या फिर भूमि के संदर्भ में और इन ग्रहों के संदर्भ में जो अध्ययन किया जाता है वो भूगोल विषय में किया जाता है। इसका शब्द देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इरेटोस्थेनीज। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए आप, अगला कुछ, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका और भारत को अलग करती है? यानी कि कोई स्ट्रीट दे रखी है, जल जो खाड़ी या जल संधि दे रखी है, उसके बारे में भारत और श्रीलंका के बीच में, आप भारत की दक्षिणी जो भाग है इस प्रकार से ये प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग के नीचे ठीक श्रीलंका है, इसके बीच में जो ये जल संधि का रूप है ये जो अलग करने वाली है, तो मन्नार की खाड़ी 10 डिग्री जो जल संधि, या कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी यहाँ पर है, खंबात की खाड़ी इधर ठीक गुजरात के, और गुजरात का क्षेत्र है, दोनों ही गुजरात के आसपास। इसका मतलब ये दोनों नहीं है। 10 डिग्री चैनल आपने पढ़ा होगा, 10 डिग्री चैनल अंडमान जो द्वीप समूह है और निकोबार द्वीप समूह, उनको दोनों को अलग करने वाला भाग है। इसका मतलब 10 डिग्री। मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि बोलते हैं अपन, मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाली एक जल संधि है या एक भौगोलिक कारक है। ठीक है, तो इसका मन्नार की खाड़ी आंसर होगा। अगला देखिए आप,
अगले कुछ परिकल्पनाएं या सिद्धांत और कुछ खगोल शास्त्रियों के नाम दे रखे हैं, तो आपको सुमेलित करना है। इसके अंदर दे रखा ग्रहणु परिकल्पना है, गैसीय परिकल्पना है, द्वितारा जो सिद्धांत है, निहारिका परिकल्पना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए निहारिका परिकल्पना देने वाला व्यक्ति था लाप्लास नाम का व्यक्ति, जिसने सबसे पहले 18वीं शताब्दी के अंदर निहारिका परिकल्पना के बारे में बताया था। ठीक है, निहारिका परिकल्पना, तो डी के अंदर ए ऑप्शन होगा। डी के अंदर आप एक देखिए, 4 के अंदर ए दे रखा है, सी है, डी है, सी है। इसका मतलब 3 आंसर यही गलत हो जाते हैं। इसके आधार पर आपका ए आंसर राइट है। ठीक है, एक के अंदर ये ग्रहणु सिद्धांत के बारे में बताने वाला चैम्बरलिन है, गैसीय सिद्धांत के बारे में बताने वाले व्यक्ति इमैनुअल कांट है, और द्वितारा जो कि रसेल, और निहारिका परिकल्पना लाप्लास। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सुमेलित करके आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से संबंधित है। इसमें दे रखा रेड पांडा। ठीक है, रेड पांडा नाम की सूची जो कि IUCN द्वारा जारी की जाती है, विश्व के अंदर जो भी पर्यावरण से संबंधित घटनाएं होती है उनके बारे में ये सूची जारी करती है कि भाई जितनी भी वनस्पति की और जीवों की, मतलब जीव जंतुओं की और वनस्पति की जनजातियां हैं, जो भी प्रजातियां हैं, वो जो भी नष्ट होती है या संकटग्रस्त होती है या दुर्लभ स्थिति में है, तो उनके बारे में जो लिस्ट जारी की जाती है उसमें एक लिस्ट होती है रेड पांडा, यानी कि लाल अक्षरों की सूची जारी की जाती है। लाल खतरे का निशान है। इसका मतलब कोई भी जीव जंतु या कोई वनस्पति खतरे में है, उसकी जो प्रजाति है वो नष्ट होने की कगार पर है, तो उनको रेड लिस्ट के अंदर जारी किया जाता है। इसके अंदर इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि संकटापन्न प्रजातियों को सूचित किया जाता है। तो रेड पांडा नाम की सूची में कौन सी प्रजातियां सम्मिलित होती है? संकटापन्न, या इंग्लिश में बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए आप, अगला पृथ्वी की गोलाकार, कौन सा प्रमाण पृथ्वी को गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता? ठीक है, सबसे पहले नहीं को गोले में रखिए कि भाई कौन सी चीज है जो, इसका मतलब 3 आंसर है जो कि इसको सही मानते हैं और एक उनको व्याख्यातित या उसकी व्याख्या नहीं करता। पृथ्वी का गोल रूप में, इस प्रकार गोलाकार रूप में पृथ्वी है, इसका प्रमाण हमें किससे मिलता है? ठीक है, वायवीय फोटो चित्र के रूप में। ठीक है, ज्वालामुखी उद्भेदन दे रखा है, सूर्य अस्त और सूर्य उदय और चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण की अवस्थिति में देखते हैं तो अपन जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो वो एक गोल घेरे के रूप में दिखाई देती है, या ऊपर अंतरिक्ष से अपन पृथ्वी का चित्र लेते हैं, उनका फोटो लेते हैं तो वो भी गोलाकार रूप में आता है। या फिर सूर्य उदय और सूर्य अस्त, ठीक है, उगता हुआ सूर्य और अस्त होता हुआ सूर्य हमें ढलान की ओर प्रतीत होता है। इसका मतलब ये संदर्भ अपने को प्रमाणित करता है कि पृथ्वी की आकृति है वो गोल है। ठीक है, जबकि एक दे रखा है ज्वालामुखी उद्भेदन, ये पृथ्वी की गोलाकार आकृति के बारे में कोई व्याख्यातित नहीं करती, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। ठीक है, कि हाँ पृथ्वी के आंतरिक भागों में इस प्रकार की चट्टानें, इस प्रकार के पदार्थ या इस प्रकार की इनका घनत्व, तापमान, इस बारे में जानकारी देने वाली चीज कौन सी है? ज्वालामुखी उद्भेदन। ठीक है, इसके अलावा अपन जब भूकंप है या फिर प्रवेदन है तो ये प्रकार की पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताने वाली चीज है। तो इसके अंदर नहीं पूछा है, तो ज्वालामुखी उद्भेदन है, ये हमें पृथ्वी की आकृति को गोल आकृति के रूप में कोई व्याख्या नहीं कर सकती, या इसके बारे में बताने वाली ये चीज नहीं है। इसके बाद अगला देख लीजिए, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में अवस्थित है? तो यह आपने पढ़ा होगा 71% जो जल है पृथ्वी के कुल जल का महासागरों के अंदर, ठीक है, महासागरों के अंदर 71% भाग है। और उसके अलावा जितने भी कुछ अन्य भाग है जैसे ग्लेशियर है, नदी है, ठीक है, कुछ भाग जलवाष्प के रूप में भी है, ठीक है, या फिर भूमिगत जल है, तो ये उनका भाग है। 71% भाग है वो महासागरों में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, इंडिया ज्योग्राफी से संबंधित है। मंदाकिनी नदी गंगा नदी से आकर मिलती है, वो प्रयाग, 5 प्रयाग के बारे में पढ़ा था अपन ने। ठीक है, सबसे पहले भागीरथी नदी, उद्गम होता है भागीरथी नदी का उत्तराखंड से। ठीक इधर धौली गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये नदियां आपस में मिलकर के एक नदी का निर्माण करते हैं। उस नदी का नाम है अलकनंदा। ठीक है, और ये आपस में जहां मिलती है उसका नाम है विष्णु प्रयाग।
कौन कौन सी? धौली गंगा और विष्णु गंगा आपस में मिलती है, उसका नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। ठीक है, उसके बाद एक नदी आकर के मिलती है, उसका नाम है पिंडारी। पिंडारी आकर के जहाँ मिलती है वो प्रयाग बनता है, उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। उसके बाद एक नदी है मंदाकिनी। ठीक है, जहाँ मंदाकिनी मिलती है वो होता है रुद्र प्रयाग। ठीक है, और जहाँ भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती है वो होता है देव प्रयाग। अब अपने क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। मंदाकिनी नदी, जहाँ मंदाकिनी धौली गंगा से या अपन इसको बोलते हैं अलकनंदा नदी से जब आपस में मिलती है तो ये गंगा का ही रूप है। ये कौन सा प्रयाग कहलाया? ये रुद्र प्रयाग। ठीक है, देव प्रयाग है जो कि अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है तब बनता है। इसका मतलब ये आंसर गलत है। विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और विष्णु गंगा आपस में मिलती है तो शुरुआत में सबसे फर्स्ट वाला है कर्ण प्रयाग। कर्ण पिंडारी नदी आपस में अलकनंदा से मिलती है तो कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। इसका मतलब रुद्र प्रयाग आंसर सही है इसका। ठीक है, इसके बाद आप अगला देख लीजिए क्वेश्चन। फूलों की बौछार संबंधित है। ठीक है, ये प्री मानसून की जो स्थानीय नाम है, मानसून आने से ठीक पहले प्री मानसून बोलते हैं अपन। प्री मानसून की बरसात यानी कि मानसून से पहले की जो बरसात होती है उनकी स्थानीय कुछ नाम है। ठीक है, जिसमें अपने को फूलों की बौछार या चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, आम्र वर्षा बोलते हैं, बारदोली छिड़ा है, या फिर काल बैसाखी जो कि बंगाल में बोला जाता है। इस प्रकार की तो अपने फूलों की बौछार पूछा है। ठीक है, ब्लॉसम, ठीक है, चेरी ब्लॉसम, ये कि कहवा की जो खेती की जाती है दक्षिण भारत के अंदर, जो मालाबार का तटवर्ती भाग है, कर्नाटक और केरल का भाग, ठीक है, उसको फूलों की बौछार या चेरी ब्लॉसम बोलते हैं मालाबार तट पर। मालाबार तट, मालाबार का जो तटीय भाग है इसका मतलब कर्नाटक का और केरल का भाग। इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखा है वो देख लीजिए। पश्चिमी बंगाल नहीं हो सकता क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर पूर्व मानसूनी बरसात को काल बैसाखी बोलते हैं। ठीक है, अगला दे रखा केरल, ठीक है, और तमिलनाडु और ओडिशा, और इन दोनों स्थानों पर किसी प्रकार की कोई प्री मानसूनी बरसात होती नहीं है। मालाबार तट का भाग केरल है तो बी ऑप्शन राइट होगा। फूलों की बौछार संबंधित किससे है? तो केरल से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप। समुद्रों की धाराओं के बारे में दे रखा है। कौन सी उष्ण समुद्री धारा है? इसका मतलब तीन जो धाराएं हैं नाम दे रखे हैं, वो ठंडी जल धारा है और एक है वो गर्म जल धारा है। तो कौन सी देख लीजिए ऑप्शन में। फॉकलैंड जल धारा आपने पढ़ा होगा, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसके ठीक पूर्वी भाग के अंदर एक फॉकलैंड द्वीप है, और जो पश्चिमी प्रवाह है ये ठंडी, क्योंकि ध्रुवों के पास बह रही है महासागरीय धाराएं, तो ये ठीक इसका जो उत्तरी रूप है ये फॉकलैंड धारा है। इसका मतलब ये ठंडी धारा है। ठीक है, उसके बाद लेब्राडोर धारा आपने पढ़ा होगा, लेब्राडोर द्वीप है उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है। ठीक है, और ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ठीक इनके बीच के अंदर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ओर बहने वाली, तो ये भी ठंडी धारा है। कैनारी धारा जो कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, ये ठीक नीचे की ओर जब प्रवाहित होता है तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग के अंदर बहने वाली, जिससे सहारा मरुस्थल का निर्माण होता है। तो कैनारी ये भी ठंडी है, ये भी कोल्ड है, ये भी कोल्ड है, ये भी कोल्ड है। जबकि जो विश्वत अटलांटिक महासागर के अंदर जो उत्तरी विश्वतीय धारा है, इसका उत्तरी प्रवाह जब होता है तो गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, जो मैक्सिको की खाड़ी से होकर बहने वाली जो जल धारा है वो गल्फ स्ट्रीम, ये एक प्रकार की हॉट या गर्म जल धारा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर सही होगा। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य या असत्य कथन छांटिए। इसका मतलब तीन इसके अंदर ऑप्शन है वो सही है और एक गलत है, अपने को गलत छांट करके उसको सही ऑप्शन के रूप में। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर से एज इट इज लाइन उठाई गई है पैराग्राफ की। पर्वतनी, ठीक है, पर्वतनी पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, सही है। जबकि महाद्वीपीय रचना महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया, ये सही है। इसका मतलब ये पूरा कथन सही है। दूसरा दे रखा है ज्वालामुखीयता। ठीक है, ज्वालामुखी नहीं दे रखा, ज्वालामुखीयता वोल्केनिज्म दे रखी है। ज्वालामुखीयता में पृथ्वी की सतह की ओर मैग्मा के प्रवाह से लेकर आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखी संरचनाओं का निर्माण सम्मिलित है। ठीक है, ज्वालामुखीयता के अंदर जो मैग्मा है आंतरिक भाग से जब धरातल की ओर आता है, वो आता हुआ मैग्मा आंतरिक भागों में भी जमता है और धरातल पे भी जमता है और उनसे आंतरिक और बाह्य स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इन ऊपर आते हुए मैग्मा से आंतरिक और बाह्य जो स्थलाकृतियों का निर्माण, ये सम्मिलित प्रक्रिया है, ये क्या कहलाती है? ज्वालामुखीता। इसका मतलब ये भी कथन सही है। तीसरा कथन देखिए, भू आकृतिक प्रक्रियाएं अंतर्जात एवं बहिर्जात बल के होते हैं।
जो पृथ्वी की आंतरिक विन्यास में परिवर्तन लाते, ठीक है, ये भी कथन सही है। कुछ आंतरिक बल है जो इस आकृतियों का निर्माण करते हैं, जबकि कुछ बहिर्जात बल होते हैं जो कि उनका अपर्दन, अपक्षय और निक्षेपण करते हैं। इसका मतलब डेस्ट्रॉइड करके उस स्थान को हटा देते हैं। इसका मतलब धरातल का जो भूविन्यास अपने को देखने को मिलता है ये परिवर्तित होता रहता है। प्रभावित किससे होता है? अंतर्जात और बहिर्जात दोनों प्रकार के बलों से। इसका मतलब ये कथन भी सही है। तीनों कथन अपन जब पढ़ते आए हैं तीनों ही सही है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन ऑलरेडी गलत होगा और यही अपना आंसर होगा। लेकिन पढ़ते हैं क्यों गलत है। अंतर्जनित एवं बहिर्जनित तत्व जिनसे धरातल के पदार्थों में अधिग्रहण, देखो अधिग्रहण एवं परिवहन की क्षमता होती है, भूआकृतिक कारक कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें दे रखी है, जबकि सिंगल कारक के रूप में जो अधिग्रहण और परिवहन यानी कि अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया है ये केवल बहिर्जात बलों से ही होती है। और बहिर्जनित बल, इसका मतलब इसके अंदर केवल बहिर्जनित जो बल होते हैं या बहिर्जनित कारक होते हैं, तो ये कथन सही हो जाता। जबकि अंतर्जनित दोनों साथ में दे दिया तो इसका मतलब ये कथन गलत है और गलत होने के कारण असत्य पूछा तो अपना यही आंसर सही है। ठीक है, इसके बाद आप अगला देखिए। अगला स्वेज नहर के बारे में दे रखा है। ठीक है, स्वेज नहर जोड़ती है, अपन शुरू से पढ़ते हैं बचपन से, ये जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर, सी ऑप्शन राइट है इसके अंदर। ठीक, अगला एक पन्नामा जो नहर है उसके बारे में भी क्वेश्चन आएगा। इसके बारे में जो क्वेश्चन आया है ये तो केवल जोड़ने के बारे में। ठीक है, इसके ऊपर यूं भी हो सकता है कि इसका ऊपरी, उत्तरी या दक्षिणी शोर क्या है। ठीक है, तो पहला ऊपरी शोर है वो उसको बोलते हैं पोर्ट सईद। उत्तरी जो किनारा या उत्तरी शोर है स्वेज नहर का वो है पोर्ट सईद, जबकि दक्षिणी जो उसको बोलते हैं स्वेज। ठीक है, और ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक जल संधि है। ठीक है, कृत्रिम है। ठीक है, अगला देखिए आप। हाँ, अगला क्वेश्चन दे रखा है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व पूछा है। ठीक है, क्षेत्र रीजन पूछा है। रीजन जो कि वर्ष 2018 की रिपोर्ट, करंट रिलेटेड 2018 के अंदर रिपोर्ट जारी की गई विश्व के अंदर, जिसके अंदर विश्व के जनसंख्या घनत्व विश्व के संदर्भ में कौन सा अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित में कौन सा स्थान या कौन सा क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक घनत्व वाला क्षेत्र है। ठीक है, द्वितीय स्थान किसका है घनत्व के आधार पर। ठीक है, तो अपन जनसंख्या के संदर्भ में पढ़ते हैं तो भी सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में और दूसरी जनसंख्या है वो अफ्रीका महाद्वीप में। और इसी संदर्भ में घनत्व देखते हैं तो भी सबसे अधिक घनत्व है वो भी एशिया महाद्वीप और सेकंड स्थान पर अफ्रीका महाद्वीप और थर्ड पे है फिर यूरोप। ठीक है, तो इसमें देखिए आप ऑप्शन में लैटिन और ये चौथे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, देर का अफ्रीका। सबसे पहले सर्वाधिक घनत्व एशिया का है, उसके बाद है वो है अफ्रीका का। ठीक है, इसका मतलब आंसर अफ्रीका सही होगा। ठीक है, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अवलोकन करते हुए निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक घनत्व वाला क्षेत्र है, तो वो अफ्रीका आंसर सही है। ठीक है, आप नेट पे इस रिपोर्ट को देख सकते हो और आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। इसके बाद अगला दे रखा है तापमान, फ़ारेनहाइट तापमापी पर पानी का क्वथनांक। ठीक है, बॉइलिंग दे रखा है। बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना। ठीक है, जिस सेंटीग्रेड पर अपन पानी उबलता है उसको उस पानी का क्वथनांक या जल का क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, अपन उसको देखते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर पानी है वो उबलना शुरू हो जाता है, जबकि जो माप दे रखा है वो किस में दे रखा है फ़ारेनहाइट के अंदर। ठीक है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे नहीं, 32 डिग्री नहीं। ठीक है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट शुरू होता है 32 डिग्री से, 32 से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट जो पैमाना है उस पे पानी है वो बॉइलिंग उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद अगला देखिए, अगला ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के संदर्भ में है 2020 के अंदर। ठीक है, सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक एसडीआई सूचकांक सबसे अधिक कौन सा था। अपन देखते ही हैं जो उत्तरी यूरोप के देश है, स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं उनको, जिसमें सबसे पहले नॉर्वे जो कि सबसे पहले स्थान पर है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसके बाद आप देख लीजिए, हाँ अगला दे रखा है नदी के नौगम्य फेरी दोनों ओर स्थित ग्रामीण अधिवास कहलाता है। ठीक है, तो दोनों ओर नदी के रूप में जैसे रेलवे पटरी हुई या सड़क है या कोई नहर है या फिर नदी है, तो उसके एक तरफ
अगर बसाव हो तो उसको बोलते हैं अपन रेखीय बसाव। उसको एक तरफ वाले को बोलते हैं रेखीय, रेखीय प्रकार का अधिवास, ठीक है। जबकि ये बता रहा है कि दोनों ओर स्थित, इस प्रकार का जो बसावट है इसको बोलते हैं दोहरे आकार का प्रतिरूप, ठीक है। दोहरे आकार का वी आकार का है, वो कोई दो रेलवे लाइन या दो नदियां आपस में मिलती है और इसके बीच में अधिवास है इस प्रकार का और इस प्रकार से, तो ये वायु के रूप में होता है। और टी आकार का कोई क्रॉसिंग लाइन है या फिर कोई सिंगल सड़क कोई बड़ी सड़क लाइन से मिलती है तो उस पर कोई अधिवास बच गया, बसावट होती है, तो वो होते हैं। और रेखीय होते हैं सिंगल साइड, जबकि इसने दोहरे साइड पूरा दोहरे आकार का प्रतिरूप, ठीक है, डबल पैटर्न के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। हाँ ये क्वेश्चन है, इसको आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। इसमें दे रखा है निम्न में से कौन सा देश साप्टा का सदस्य नहीं है। साप्टा एक प्रकार का संगठन है जो कि साउथ एशिया के देश है, साउथ एशियाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, कि एक निःशुल्क व्यापार व्यवस्था के संदर्भ में जो दक्षिणी एशियाओं का एक देशों का समूह बना हुआ है, जो कि 2006 में बना था। कब बना? 2006 में इसका निर्माण हुआ, जिसके अंदर 8 कंट्री है, 8 देश है, दक्षिणी एशियाई देश है। इसके अंदर जब ये क्वेश्चन अब एनसीईआरटी के संदर्भ में देखें तो एनसीईआरटी के अंदर आपकी जो भारत का भूगोल जो 12th क्लास की बुक है उसके अंदर जब आप देखोगे तो संगठन के बारे में एक सारणी दे रखी है। उस सारणी के अंदर अफगानिस्तान को नहीं दिया गया है, ठीक है। उस सारणी के उस सारणी को संदर्भ माने तो अफगानिस्तान इसका आंसर होगा, क्योंकि अफगानिस्तान उस सारणी के अंदर देशों के रूप में नहीं दे रखा है। क्यों नहीं दे रखा है? क्योंकि अफगानिस्तान साप्टा का सदस्य सन 2011 में बना था, ठीक है। जबकि वर्तमान संदर्भ में जब देखें तो अफगानिस्तान और मालदीव दोनों ही, ये जो 4 देश दे रखे हैं, चारों के चारों देश ही साप्टा के सदस्य है, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, या फिर एनसीईआरटी को संदर्भ मान के पढ़ेंगे, या आंसर की देती है अधीनस्थ बोर्ड तो उसके अंदर अफगानिस्तान आंसर सही होगा, ठीक है। जबकि वर्तमान में अफगानिस्तान इसका सदस्य है तो ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है भौतिक भूगोल की शाखा के बारे में, तो ये आपने पढ़ा ही होगा। भौतिक जियोमॉर्फोलॉजी है, ये जल मंडल दे रखा, हाइड्रोस्फीयर बोल दो या फिर इसको ओशियनोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। ओशियनोलॉजी या ओशियनोग्राफी है। क्लाइमेटोलॉजी जो जलवायु विज्ञान है। मृदा विज्ञान जो कि पेडोलॉजी है। ये सभी जो चारों की चारों ही शाखाएं हैं वो भौतिक भूगोल से संदर्भित शाखा है, ठीक। इसका मतलब ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है ये सभी, तो ये सभी जो शाखाएं हैं वो सही है। इसके बाद अगला जो दे रखा है क्वेश्चन, वह पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से आवृत है, तो ये 71%। अपन ने पीछे एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था, तो 70.8% है वो जल से आवृत है, जल से घिरा हुआ पृथ्वी का भूभाग। अपन पढ़ते ये 2/3 भाग, ठीक है, 2/3 भाग है वो जल से आवृत है, इसका मतलब 70.8 इसका आंसर है। इसके बाद अगला दे रखा है कि अभी तक खोजे गए कुल महासागरीय गर्तों में से अटलांटिक महासागर में कितने गर्त है या गर्त अवस्थित है, तो अभी तक खोजे गए जितने भी गर्त है विश्व के अंदर, जितने सभी महासागरों के, वो है 57। संख्या में कितने हैं? टोटल कितने हैं? 57। इसका मतलब इसने पूछा अटलांटिक 57, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो टोटल गर्त है। जबकि सबसे अधिक अपन पढ़ते हैं वो है पैसिफिक, प्रशांत महासागर के अंदर। प्रशांत महासागर के अंदर 32 गर्त है। अटलांटिक महासागर के अंदर 19 गर्त है और हिंद महासागर के अंदर देखेंगे तो 6 गर्त है। और जब ये टोटल करोगे तो टोटल 57 गर्त है, ठीक है। तो पूछा किसका? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में 19 गर्त है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है सिंपल सा, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो आपको पता ही होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछी है कि IUCN की, जो कि जस्ट अपन ने रेड पांडा के बारे में पढ़ा था, तो ये इन्वायरमेंट से संबंधित है। जो संक्षिप्त अक्षर है ये प्रयुक्त की गए हैं, तो इसकी फुल फॉर्म है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक संघ है, ठीक है। इंटरनेशनल
इंडियन हो गया, ये इंडियन हो गया, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, यूनियन है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये महासागरीय धाराओं के बारे में दे रखा है। निम्न में से आयोसियो धारा के संबंध में असत्य कथन छांटिए। ठीक है, तो सबसे पहले आयोसीय धारा कहाँ अवस्थित है, उसकी क्या स्थिति है, उसकी कैसी प्रकृति है, वो जानते हैं। तो आयोसीय नाम से ही पता चलता है कि जापान के आसपास कोई धारा है। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर के, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है, पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर अवस्थित है। इसको आप, मैं यहाँ बता दूं आपको, ये एशिया का भाग है। ठीक है, और ये उत्तरी अमेरिका का भाग है। ये प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग। ठीक है, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश है, इसके उत्तर में उत्तरी जो विषुवत रेखीय गर्म जल धारा चलती है, ये दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जल धारा। ठीक है, इसका जो उत्तरी विस्तार है एशिया महाद्वीप के ठीक एशिया महाद्वीप के पूर्व में, जबकि प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में अवस्थित जो महासागरीय भाग धारा है, तो इसका ये जो विस्तार है, इसको बोलते हैं क्यूरोसियो धारा। ये किस प्रकार की धारा है, ये गर्म जल धारा है, क्योंकि विषुवत रेखा से चल रही है, जबकि इसके ठीक ऊपर में इसी प्रकार की जो जापान के ठीक पूर्वी भाग में चलती है, उसका नाम है आयोसियो। क्या नाम है, आयोसियो धारा, आयोसियो। और ये किस प्रकार की धारा है, ठंडी जल धारा है। ठीक है, प्रकृति में देख लीजिए, ये ऊपरी भाग में है, ये निचले भाग में है। ठीक है, ये ठंडी जल धारा है, ये गर्म जल धारा है, क्यूरोसियो। आयोसियो का ही एक उपनाम है। ये जब आगे की ओर विस्तारित होती है, तो अग्रिम भाग, इसका आगे विस्तारित रूप है, उसका उपनाम है क्यूराइल धारा, क्यूराइल। ये क्यूरोसियो है, सिंगल नाम है इसका। ठीक है, जबकि आयोसियो धारा का जब विस्तारित रूप जब नीचे की ओर आता है, तो उसका उपनाम हो जाता है क्या धारा, इस आयोसियो का ही उपनाम क्या है, क्यूराइल धारा है। ठीक है, और ठंडी प्रकार की। अब आप अपना क्वेश्चन देखिए। दे रखा है आयोसियो धारा के संबंध में असत्य कथन। इसका मतलब 3 कथन सत्य होंगे, जबकि एक कथन असत्य है, वही अपना आंसर है। देख लीजिए, इसे क्यूराइल धारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अपने जस्ट देखा, इसका उपनाम है या इसका अग्रिम जो विस्तारित भाग है, उसको क्यूराइल धारा है। तो ये कथन तो सही है। ये पश्चिमी उत्तर प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग था, और इसके भी ठीक उत्तरी पश्चिमी भाग में अवस्थित थी। तो ये कथन भी सही है। ये एक प्रकार की ठंडी जल धारा है, ये भी सही है। ये क्यूराइल धारा के नीचे प्रवाहित होती है, नहीं, क्यूराइल धारा है जो विषुवत रेखा से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जबकि ये ध्रुवों से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। इसका मतलब ये क्यूरोसियो धारा है, इसके ठीक ऊपर है, न कि नीचे। ठीक है, इसका मतलब ये कथन असत्य है, और यही आंसर अपना सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक तटबंध। ठीक है, स्थलाकृतियों के विस्तार के बारे में, जब भूआकृतियों के विस्तार के बारे में पढ़ा होगा, तो एनसीईआरटी की जो 6 नंबर की यूनिट है, उसके अंदर स्पष्ट दे रखा प्राकृतिक तटबंध है, ये नदी, या इसको अपन बोलते हैं प्रवाहित जल से निर्मित स्थलाकृति है। तो ये नदी से निर्मित या प्रवाहित जल, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अगला एक तेल क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के किस जिले में अवस्थित है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपने किया होगा भरूच, इसका आंसर है भरूच जिले के अंदर। सूरत है वो इसके ठीक उत्तर में अवस्थित है, तो ये नहीं है, सॉरी, सूरत है वो दक्षिण में अवस्थित है, वडोदरा इसके ठीक उत्तर में अवस्थित है, और भरूच बीचों बीच में। महसाणा जो कि राजस्थान के जो तटवर्ती जिले हैं, इसमें नहीं है। भरूच जो अंकलेश्वर जो तेल क्षेत्र है, वो गुजरात के भरूच जिले में अवस्थित है। ठीक है, अगला देखिए आप, कार्टोग्राफी से एक क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र है। इसका मतलब मात्रा यानी कि घनत्व है या संख्या के बारे में स्पष्ट बताने वाले मानचित्र है, वो कौन से, सॉरी, मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है। इसका मतलब 3 है, 3 ऑप्शन होंगे, वो मात्रात्मक प्रकार का होगा। एक है वो विषयात्मक रूप में, ये अमात्रात्मक, ये विषय वस्तु का मानचित्र होगा। ठीक है, दे रखा है वर्ण प्रतीकी,
वर्णमात्री, सम्मान मानचित्र, बिंदु मानचित्र। ठीक है, नीचे से देखो बिंदु मानचित्र, कोई भी बिंदु है वो उनका उस क्षेत्र की संख्या के बारे में, घनत्व के बारे में, यानी कि वो उस स्थान के बारे में, उस संदर्भ में मात्रा के बारे में बता रहा है। ठीक है, समान रेखाएं हैं या आइसोप्लेथ है। आइसोप्लेथ ये समान ऊंचाई से मिलाने वाली, समान दाब से मिलाने वाली, समान घनत्व को मिलाने वाली रेखाएं होती है, तो ये भी मात्रा को इंगित करती है। वर्णमात्री प्रकार का जो मानचित्र है ये भी मात्रा को इंगित करता है। तो ये तीनों प्रकार के जो मानचित्र है ये मात्रात्मक मानचित्र है। किस प्रकार के हैं? मात्रात्मक। जबकि वर्ण प्रतीकी, जिसके अंदर प्रतीकों से, जैसे कि अपन देखते हैं मानचित्रों में कई बार, जैसे कि कोई खनिज है, ठीक है, त्रिभुज से अंकित कर दिया, त्रिभुजाकार आकृति में जो छोटा सा त्रिभुज बना दिया और कहा जहाँ जहाँ त्रिभुज है वहाँ सोने का उत्पादन होता है, जहाँ आयत के निशान है वहाँ तांबे का उत्पादन होता है, जहाँ गोल घेरे में वृत्त का निशान है तो वहाँ से जैसे कोई और धातु का निर्माण होता है। या फिर कुछ जैसे रंगों का है, ठीक है, तो एक विस्तार क्षेत्र में दे दिया पीले रंग का तो वह मैदानी क्षेत्र है, भूरे रंग का है तो वहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, हरे रंग का है तो वनस्पति को दर्शाता है। इसका मतलब वो प्रतीक के रूप में है, उससे कोई मात्रा का या कुछ कोई संख्या के बारे में पता नहीं चलता है। तो वर्ण प्रतीकी जो मानचित्र है वो एक अमात्रात्मक या फिर विषयात्मक मानचित्र है। ठीक है, तो ए आंसर अपना राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन देखिए आप, कौन सा राज्यों में से, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है? ठीक है, केरल दे रखा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो नीचे से देखो कि मध्य प्रदेश के अंदर सीमेंट का उत्पादन होता है अच्छी तरीके से, क्योंकि संगमरमर और चूना पत्थर उत्पादन होता है, राजस्थान से भी होता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये भी विंध्यन कगार, जो भी प्राचीन वलित पर्वतमालाएं जो देखते हैं, पूर्वी घाट है, तो वहाँ पत्थरों से निर्मित अपना सीमेंट उत्पादन होता है अधिक मात्रा में। जबकि केरल में जब अपन खनिजों के रूप में जब भी पढ़ते हैं तो एक ही खनिज पढ़ते हैं, मुख्यतः मोनाजाइट। ठीक है, तो केरल से सीमेंट उत्पादन नहीं होता है, तो यही आंसर सही है इसका। अगला दे रखा है कृषि के बारे में, भूमध्य सागरीय कृषि के लिए जानी जाती है। कौन सी कृषि के लिए? तो भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में जब भी अपन ने पढ़ा तो उसके बारे में जाना होगा कि भूमध्य सागरीय कृषि है वो पहली बात तो शीत ऋतु में होती है, क्योंकि यहाँ जो ग्रीष्म ऋतु है वो हमेशा शुष्क होती है। शीत ऋतु में मानसून से, वहाँ शीत ऋतु का जो मानसून है वहाँ की, तो ये खट्टे फलों के उत्पादन के बारे में, ठीक है, अंगूरों की खेती के लिए जाना जाता है यहाँ का क्षेत्र। तो भूमध्य सागरीय जो कृषि है वो खट्टे फलों के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है? वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी, जो इंडियन ज्योग्राफी की बुक है, उसके अंदर जो एक चैप्टर दे रखा अंतिम प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, और उसके अंदर चैप्टर में एक सारणी दे रखी है, उसमें कई प्रकार की, जैसे वायुमंडलीय है, कुछ भौमिक है, कुछ जैविक है, कुछ अन्य प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो उसके अंदर चक्रवात है, सूखा है, लू है या करापात है, इस प्रकार की आंधियां हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं हैं वो वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा। जबकि ज्वालामुखी उद्भेदन है, ये एक प्रकार की भूमिक या भूमिज, यानी कि भूमि के आंतरिक भागों से आने वाली कुछ प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना हुआ है? ठीक है, ज्वार सागर बना हुआ है कोटा के अंदर, गांधी सागर जो कि एमपी में स्थित है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है, पोंग बांध जो कि पंजाब राज्य के अंदर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर, ये भाखड़ा नागल बांध या सतलज जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसका भाग है। तो ये चंबल बहुउद्देशीय का भाग नहीं है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर है। इसके बाद आप अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाह है? ठीक है, तो ये अधिक बार पढ़ रखा है, क्वेश्चन आ रखा बहुत से एग्जाम में, तो इसका आंसर असम होगा। उसके बाद दे रखा माही बजाज बांध, ठीक है, बजाज सागर दे रखा है, तो माई बजाज सागर बांध जो कि माई नदी पर अवस्थित है, तो इसका आंसर माई नदी होगा। इसके बाद अगला आप देखिए, ये जो शोभ सीमा के बारे में, तापमान जो विषुवत रेखा के ठीक ऊपर देखा है, अपन ने जब वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ा होगा,
जब पढ़ा था तो इसमें पढ़ा था कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान कम होता जाता है, लेकिन उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। क्षोभ मंडल के अंदर ठीक जैसे ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ऊंचाई के साथ तापमान इस तरीके की रेखा बनाई होगी, यानी कि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर है, जबकि यहाँ 18 किलोमीटर है, ठीक है। इसका मतलब ऊंचाई के साथ जाएंगे तो तापमान बहुत तीव्र गति से कम होता जाएगा। इसका मतलब विषुवत रेखा पर तापमान क्षोभ सीमा के आसपास सबसे कम होगा, और ध्रुवों पर है वो उससे अधिक होगा। ध्रुव पर है वो -45 डिग्री के आसपास होगा, जबकि क्षोभ सीमा में पूछा कहाँ है, विषुवत रेखा के ऊपर। विषुवत रेखा के ऊपर है वो -80 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलता है। कितना? -80। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसके बाद अगला देखिए आप, ये कार्टोग्राफी संबंधित निम्न कौन सा कथन है वो समोच्च रेखाओं का मूल लक्षण नहीं है। समोच्च रेखा या कंटूर लाइन उन्हें बोलते हैं जो कि समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखाएं होती है, ठीक है। तो देखते हैं कथनों के बारे में। विभिन्न ऊंचाई वाली दो समोच्च रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती। कथन सही है, ठीक है। समोच्च रेखाएं आपस में नहीं काटती, समान ऊंचाई को मिलाने वाली, जैसे कि यहाँ ऊंचाई समान है, यहाँ ऊंचाई समान, इसको मिला दिया, तो इस प्रकार से ये समांतर रूप में हो सकती है, ठीक। इसकी विशेषताएं या तो वो अगर तीव्र ढलान है या तीव्र ऊंचाई का भाग है तो ये कंटूर लाइन समोच्च रेखाएं वो पास पास होगी, जबकि अगर ऊंचाई है वो कम है, ठीक है, ढलान बहुत ही मंद प्रकार की है, तो वहाँ जो समोच्च रेखा है वो दूरी पर होगी, ठीक है। यह नज़दीक या पास, नज़दीक और दूर हो सकती है, आपस में काटती कभी भी नहीं है, तो इसका मतलब ये कथन सही है। इसके बाद दूसरा दे रखा है समोच्च रेखाएं उनकी आकृतियां स्थलाकृतियों के ढाल एवं ऊंचाई को दर्शाती है। बिल्कुल सही है, ये समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखाएं, और ये प्रतीक किसके है? ढाल के। अगर समोच्च रेखाएं पास पास में है तो तीव्र ढाल है, जबकि दूर दूर है तो मंद प्रकार की ढाल है, तो ये भी कथन सही है। दूर दूर खींची हुई कम घनी समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती है, ये कथन गलत है, ठीक है। अगर समोच्च रेखाएं पास पास में, इसका मतलब ऊंचाई बहुत ही तीव्र है, ढाल है वो तीव्र प्रकार की, ये कथन गलत है। अगला भी देख लीजिए, दो या दो से अधिक समोच्च रेखाएं यदि एक दूसरे से मिलती हैं तो ये प्रतिरूप ऊर्ध्वाधर ढाल को आकृतियों को प्रदर्शित करती। हाँ, एक दूसरे से मिलती हुई है तो क्षैतिज रूप की ढाल न होकर के ऊर्ध्वाधर प्रकार की ढाल के प्रतीक या उनको प्रदर्शित करती है, तो ये कथन भी सही है। पूछा क्या है? समोच्च रेखाएं मूल लक्षण नहीं है, तो ये खींची गई घनी समोच्च रेखा जो ढाल को, तीव्र ढाल को प्रदर्शित नहीं करती है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला दे रखा है, हाँ, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण किया था, उसके अंदर 12 प्रकार की जलवायु, उन्होंने कुछ ABCD के अक्षर लिए, कुछ स्मॉल लेटर है, कुछ कैपिटल लेटर है, तो उसके अंदर दे रखा कोई शुष्क ऋतु नहीं है। अगला दे रखा कोषण तथा शीतल ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु भी वहाँ कैसी है? ठंडी है, तो इस प्रकार की उच्च अक्षांशों पर पाई जाने वाली है, यानी कि अक्षांश है वो 70 डिग्री या 60 डिग्री से ऊपरी भाग है, जो कि अक्षांशीय विस्तार जहाँ भी महाद्वीपों में या महासागरों में मिलता है, तो वो वहाँ की जो जलवायु उनकी विशेषताएं हैं, तो वो कौन सा है? देखो आप, आर्द्र और महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, ठीक है, आर्द्र और उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण आ गया, इसका मतलब उष्ण, इसका मतलब निम्न अक्षांश की बात हो रही है। भूमध्य सागरीय कदापि नहीं, क्योंकि यहाँ तो ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? शुष्क होती है, जबकि यहाँ कोई भी ऋतु शुष्क नहीं है। और समुद्री पश्चिमी तटीय, पश्चिमी तट के अंदर भी शीत ऋतु है वो शुष्क होती है। इसका मतलब आर्द्र महाद्वीपीय भाग है, ठीक है, इसको डी और स्मॉल एफ के द्वारा अंकित किया जाता है, ठीक है। कोपेन के अनुसार कोई शुष्क ऋतु नहीं है। कोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म जलवायु लक्षण दर्शाने वाली कौन सी जलवायु प्रदेश है? तो वो आर्द्र महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, करंट रिलेटेड है। नासा द्वारा पहला उपकरण जो विशेष रूप से समुद्री सतह की पानी की लवणता का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था या छोड़ा गया था, तो वो एक्वेरियस है। क्या है? एक्वेरियस प्रकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैध मापनी का मानचित्र? कार्टोग्राफी से संबंधित है। मापनी के आधार पर मानचित्रों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक वैध मापनी का, एक लघु मापनी का, ठीक है। वैध मापनी में दो प्रकार के मानचित्र आते हैं, एक भू संपत्ति या कैडेस्ट्रल मैप आते हैं, और एक होता है टोपोग्राफिक या स्थलाकृतिक मानचित्र। जबकि लघु मापनी के अंदर जो कि वॉल मानचित्र या दीवारी मानचित्र आता है, और एक आता है एटलस। तो अपन देखते हैं कौन कौन से वैध मापनी के अंदर, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर नहीं है। स्थलाकृतिक मानचित्र, भित्ति मानचित्र और एटलस,
वॉल या भित्ति और एटलस ये किस प्रकार की मापनी है, ये लघु मापनिक है। इसके बाद एक स्थलाकृतिक और भू संपत्ति या कैडेस्ट्रल प्रकार का, तो वो इसमें दे रखा है वैध मापनी, इसका मतलब स्थलाकृतिक जो मानचित्र है वो वैध मापनी पर बने होते हैं। ठीक है, अगला देखिए आप, कारक जो सौर स्थिरांक मान को प्रभावित करता है। सौर स्थिरांक जो सूर्य की जो विकिरण है या सौर रेडिएशन है उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो इसमें जैसे कोई नहीं, विषुवत रेखा का क्षैतिज दूरी, पहाड़ती पवनें और धरातली महासागरीय धाराएं, ये नीचे के दो कारण दे रखे हैं। ये तापमान को प्रभावित तो करते हैं लेकिन ये धरातल के तापमान को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये धरातलीय क्षैतिज तापमान को प्रभावित करते हैं और तापमान को स्थानांतरित करने वाले कारक है। ठीक है, जबकि विषुवत रेखा से क्षैतिज दूरी है, यानी कि विषुवत रेखा पर जो कोण बनते हैं, जो सूर्य से आने वाली जो विकिरणें होती हैं उसके बारे में उसकी जो विकिरणों का जो कोण है उसके आधार पर सौर स्थिरांक है वो प्रभावित होता है। इसका मतलब अक्षांश से जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो कोण की दूरी बढ़ती जाती है और सौर स्थिरांक है वो प्रभावित होते रहते हैं। इसका मतलब विषुवत रेखा से क्षैतिज दूरी यानी कि अक्षांश जैसे बढ़ेंगे तापमान कम होता जाएगा या उनको सौर जो विकिरण है वो कम प्राप्त होगी, क्योंकि लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और कोण अधिक प्राप्त होता है। तो विषुवत रेखा क्षैतिज दूरी ये इसी का आंसर है। ठीक है, अगला देखिए आप, अगला दे रखा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वह पड़ोसी देश जहां से द्वितीय सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी जो कि भारत के अंदर प्रतिशत में सर्वाधिक आए हैं, तो इसके अंदर जब एनसीईआरटी में दे रखा प्रवास के बारे में तो सबसे अधिक तो आए हैं बांग्लादेश से। सबसे पहले नंबर पर बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पर नेपाल है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। ठीक है, तो इसके अंदर पूछा द्वितीय सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारत में आए हैं वो आए हैं नेपाल से। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है, विश्व बैंक द्वारा जारी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी एशियाई देशों में वे देश जहां ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक अधिक है, तो वो जहां जनसंख्या अधिक है वहां ग्रामीण प्रतिशत भी सर्वाधिक। इसका मतलब भारत का सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है, जो कि 70% से ठीक ऊपर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी का है, नवनिश्चयवाद शब्द 3 प्रकार की अपन विचारधारा पढ़ी, निश्चयवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद है, उसके बाद संभववाद और उसके बाद नवनिश्चयवाद। यानी कि निश्चयवाद और संभववाद के बीच की जो विचारधारा निकल के आई, जो ऑस्ट्रेलिया का एक विद्वान था ग्रिफिथ टेलर, जिसने 1920 के अंदर नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ प्रकार की निश्चयवाद जो शब्दावली दी, तो इसका आंसर है ग्रिफिथ टेलर। हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, तो ये ग्रीन हाउस गैसों से या ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग जो कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला दे रखा है, ये करंट रिलेटेड नहीं हो सकते, अपने एक सिलेबस में दे रखा है हवाई अड्डे, विश्व के प्रसिद्ध हवाई अड्डे। इसने पूछा है ग्रीनविच पे, यानी कि 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा या देशांतर रेखा है उसके ऊपर जो हवाई अड्डा है वो अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा है। ठीक है, तो इसमें एकरा आपका आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से अभ्रक उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है। इसका मतलब अभ्रक का उत्पादन 3 ऐसे स्थान है जहां से अभ्रक का अधिक उत्पादन होता होगा। ठीक है, हजारीबाग जो कि झारखंड में अवस्थित है, नेल्लोर जो कि आंध्र प्रदेश में है, भीलवाड़ा जो कि राजसमंद में, तीनों स्थानों से अभ्रक का उत्पादन होता है। जबकि कालाहांडी और कोरापुट आपने उड़ीसा के अंदर पढ़ा होगा जो कि लो अयस्क है। ठीक है, और मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसका मतलब यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध नहीं होकर के किसी अन्य खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो यही आंसर होगा अपना। इसके बाद अगला,
ओजोन परत के क्षरण या उनको जो विनाश या नष्ट हो रही है उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, CFC है, हेलोन्स है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक प्रकार का पाचक एंजाइम रस है। ठीक है, तो ये किसी प्रकार से अपने ओजोन परत को क्षरण नहीं करता, तो ये ए आंसर होगा इसका। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी का यही क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस किया हुआ आपने, मोहविसिक। ठीक है, मैंने इससे बताया था कुमार गुटका ले। ठीक है, कॉनराड है, मोहविसिक है, रेप्टी है, गुटेनबर्ग है और लेमान है। ठीक है, तो मोहविसिक जो है ये जो निचली परपट्टी या लोअर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में अवस्थित है। ठीक है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में, सी ऑप्शन आंसर इसका राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब तीन जो उदाहरण दे रखे हैं ऑप्शन है वो आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अंदर पिग्मेटाइट दे रखा है, गेब्रो है। ठीक है, या ज्वालामुखी ब्रेशिया, ये तीनों प्रकार के ग्रेनाइट है, गेब्रो है, बेसाल्ट है, ठीक, पेग्मेटाइट है, ये सारी प्रकार की चट्टानें आग्नेय प्रकार की हैं। जबकि गैसेराइट है, गिजराइट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, ये एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी। इसका मतलब डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला देखिए आप, हाँ, कुछ स्थानांतरित कृषि दे रखी है और आगे देशों के नाम दे रखे हैं, उनको सुमिलित, इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? ठीक है, वियतनाम, इंडोनेशिया, मैक्सिको और ब्राज़ील। ठीक है, वियतनाम के अंदर कोनू को दे रखा है, कोनू को अफ्रीका महाद्वीप के अंदर की जाने वाली स्थानीय कृषि है। ठीक है, जबकि वियतनाम में की जाने वाली कृषि का स्थानीय नाम है रे। ठीक है, तो यही जो सम्मिलित नहीं होने वाला ये ऑप्शन राइट हो गया। जबकि इंडोनेशिया जो कि लद्दाख, मैक्सिको के अंदर मिल्पा या रोडेशिया के अंदर बोलते हैं मिल्पा, ब्राज़ील के अंदर रोका, ये तो आप तीन सुमिलित है। जबकि वियतनाम के अंदर रे कृषि की जाती है, जबकि कोनों को दे रखी तो ये असुमिलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा, पन्नामा नहर का उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? ठीक है, आप पन्नामा नहर की अवस्थिति देखोगे तो इस प्रकार की है, जैसे कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य, ठीक, एक उत्तरी अमेरिका का, या इसको मध्य अमेरिका बोलते हैं, मध्य अमेरिका का देश है पन्नामा, और उसी पन्नामा देश के मध्य से गुजरती है, इसलिए उसका नाम ये पन्नामा नहर। ठीक है, इसका उत्तरी छोर इसलिए है कि जो उत्तर दक्षिण में इस प्रकार से है, जबकि ये जो आकृति दिख रही है ये ठीक ऐसे मुड़ी हुई है इस प्रकार से। इसका उत्तरी छोर ये और दक्षिणी छोर ये, और पन्नामा नहर इस प्रकार से निर्मित है। ठीक है, इसका उत्तरी छोर है वो कोलोन है। उत्तरी बंदरगाह क्या कहलाता है? कोलोन, और दक्षिणी बंदरगाह है वो है पन्नामा। ठीक है, पूछा क्या उत्तरी छोर का कौन सा बंदरगाह है? तो कोलोन नाम का बंदरगाह है वो पन्नामा नहर में उत्तरी छोर पर अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला दे रखा है फिजिकल ज्योग्राफी का, फिर क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे विशाल ज्वालामुखी। ठीक है, एनसीईआरटी में स्पष्ट दे रखा है, सिल्ड प्रकार की ज्वालामुखी है वो सबसे विशाल है। सबसे विशाल तो वैसे जो ज्वालामुखी प्रवाह है वो है प्रवाह, जो ज्वालामुखी प्रवाह के बाद सबसे बड़ा अगर देखें तो वो सिल्ड प्रकार की ज्वालामुखी है। ठीक है, इसके बाद अगला वायुमंडल की परतों के बारे में दे रखा है, पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव है, यानी कि जहाँ आयन पाए जाते हैं, जहाँ जो भी आयन होते हैं वो परावर्तित होते हैं वायुमंडल की परतों में, तो उस आयनों की उपस्थिति के कारण उसका नाम ही आयन मंडल है। तो पहला ही ऑप्शन दे रखा आयन मंडल। ठीक है, वायुमंडल की परतें जो रेडियो के संचार के लिए अपने रेडियो संचार जो संभव बनाया वो कौन सी मंडल है? आयन मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, आर्थिक गतिविधियों के बारे में है। पशुपालन एक प्रकार का एग्जाम्पल है, तो कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य है, खनन है। ठीक है, या फिर जो भी लकड़ियों का इकट्ठा करना, मतलब संग्रहण करना, इस प्रकार की जितनी भी गतिविधियां वो प्राथमिक प्रकार की व्यवसाय है। ठीक है, या प्राथमिक गतिविधियां, तो पशुपालन किस रूप का उदाहरण है? प्राथमिक। अगला दे रखा, भारत में मरु विकास कार्यक्रम, ठीक है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, DDP, शॉर्ट फॉर्म DDP बोलते हैं,
और ये 97-98 के अंदर 1977-78 के अंदर इसको लाया गया या इसको शुरू किया गया। कई बार एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। अगला है एक रिपोर्ट के बारे में पूछा हुआ है, ब्रेंटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो स्पष्ट है ये मानव विकास से सतत विकास से संबंधित है, सस्टेन डेवलपमेंट से संबंधित। राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए, राजस्थान जीके का क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट या मिल्लीर प्रिंट जो बाड़मेर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कुछ इस्पात कारखाने दे रखे हैं भारत के, ठीक है, उनकी स्थापना के संदर्भ में पूछा है। ठीक है, भारत में लो इस्पात कारखाने निम्नलिखित में से समूहों में किसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद हुई? ठीक है, तो कौन से ऐसे जो कारखाने हैं जिनके स्वतंत्रता के बाद स्थापना हुई समूह के रूप में? पहले दे रखा है विश्वेश्वरैया और दुर्गापुरा। हाँ, दुर्गापुरा की स्थापना जो स्वतंत्रता के बाद, लेकिन विश्वेश्वरैया की स्थापना स्वतंत्रता से पहले हो चुकी थी। जमशेदपुर जो कि भारत का सबसे पहला कारखाना 1907 के अंदर स्थापित हो चुका था, जिसको अपन टिस्को के रूप में जानते हैं। और इसमें भी जमशेदपुर दे रखा है, इसका मतलब तीनों ऑप्शन गलत है। जबकि भिलाई और राउरकेला, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में, यह स्वतंत्रता के बाद स्थापित जो कि लो इस्पात के समूह है। ठीक है, इंडस्ट्रियल। अगला देखिए आप, विश्व का सर्वाधिक लंबे रेल मार्ग का नाम बताइए। तो रेलवे मार्ग में सबसे लंबा जो कि एशिया और यूरोप में सम्मिलित रूप से चलता है, जिसको अपन ट्रांस साइबेरियन रेलवे बोलते हैं, जो कि रशिया का जो साइबेरिया का प्रदेश है, जो कि पूर्वी भाग से ठेठ पश्चिमी भाग में सेंट लॉरेंस तक जाता है, जो कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग, जो कि 9233 किलोमीटर, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। अगला दे रखा है केपटाउन बंदरगाह के बारे में। केपटाउन अफ्रीका के अंदर अवस्थित है, दक्षिणी अफ्रीका देश है, दक्षिणी अफ्रीका देश की राजधानी है ये केपटाउन। ठीक है, और एक बंदरगाह शहर भी है। अगला, निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में कौन सा एक नवीकरणीय प्रकार की प्रकृति का? नवीकरणीय इसका मतलब वो है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है, यानी कि उनका पुनर्योजन हो सकता है, बार बार उसका उपयोग लिया जा सकता है। डीजल जैव ईंधन है, इसका मतलब ये नवीकरणीय नहीं है। पेट्रोल भी जैव ईंधन है, कोयला भी जैव ईंधन है। पवन है, सौर है, भूतापीय है, ठीक है, और जलीय जो हाइड्रो अपन जल से विद्युत उत्पन्न करते हैं, ये एक प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। तो पवन है वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का एग्जाम्पल है। अगला देखिए आप, एक शब्दावली दे रखी है, जैव विविधता हॉटस्पॉट नामावली किसने दी थी? ये टर्म सबसे पहले किसने उपयोग में लाई थी? तो ये नॉर्मन मेयर नाम का व्यक्ति था, उसने सबसे पहले जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में। जैव विविधता हॉटस्पॉट वह क्षेत्र होता है जहाँ जैव विविधता अधिक हो, लेकिन वो किसी न किसी कोई पर्यावरण के संकट के कारण वनस्पति है वो तीव्र गति से नष्ट हो रही है। ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए उसको हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया जाता है, विश्व में वो संरक्षित स्थान है। ऐसी शब्दावली देने वाला व्यक्ति सबसे पहला कौन? नॉर्मन मेयर। अगला देखिए आप, असत्य के बारे में पूछा, कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत पाक सीमा के संदर्भ में असत्य है? भारत पाक की सीमा रेखा के बारे में पॉलिटिकल ज्योग्राफी से संबंधित है। ये मरुस्थलीय प्रदेश द्वारा एक प्राकृतिक सीमा है। भारत और पाकिस्तान की सीमा प्राकृतिक न होकर कृत्रिम है, क्योंकि पहले दोनों एक ही देश थे और एक ही प्रकार की कल्चर है। इनका सीमा का निर्धारण मुख्यतः सांस्कृतिक आधार पर किया जाता है। तो ये मरुस्थलीय प्रदेश एक प्राकृतिक सीमा है नहीं, यही कथन असत्य हो गया। बाकी अध्यारोपित है, यानी कि संस्कृति डेवलप होने के बाद ये सीमा खींची गई, हाँ ये सही है। जबकि ये कृत्रिम प्रकार की सही है, और इसका नाम रेड क्लिफ रेखा, ये भी कथन सही है। 3 कथन सही है, एक कथन ए नंबर का वो गलत है, असत्य। ये प्राकृतिक न होकर के कृत्रिम प्रकार की सीमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वायु सर्वेक्षण निदेशालय भारत के अंदर कहाँ अवस्थित है? तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है कि यदि प्रमुख याम्योत्तर पर समय 8:30 यानी कि 0 डिग्री याम्योत्तर जो कि ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, जहाँ पर 8:30 बजे है, ठीक है, तो उस समय दिल्ली में समय क्या होगा? यानी कि भारत के संदर्भ में पूछा है, तो भारतीय जो मानक समय रेखा है, जो ग्रीनविच रेखा से ठीक 5.5 घंटे आगे है, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं, वहाँ 8:30 हुए हैं, तो इसका मतलब 5.5 घंटे आगे हैं अपना, उनसे समय पहले हो चुका होगा। 8:30
और AM दे रखा है, तो 5.5 घंटे इसमें जोड़ दो, ये 8.5 है, ये 5.5 है, ठीक है। और इनको जब जोड़ोगे तब आंसर आएगा 14, ठीक है। 14 इसका मतलब 12 बजे के ठीक बाद, इसका मतलब दोपहर के 2 बजे होंगे, 2 PM दे रखा है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, हाँ अगला क्वेश्चन दे रखा है मई 1994 के अंदर आपदा प्रबंधन पर विश्व की एक संगोष्ठी के बारे में दे रखा है, ये कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो सबसे ज़्यादा जो आपदाओं से संबंधित तटवर्ती क्षेत्र है, तो मुख्यतः आपदा सुनामी और भूकंप का सामना करने वाले सर्वाधिक जो देश है वो जापान है, और जापान का याकोहामा देश जापान का, वहाँ पर यह संगोष्ठी आयोजित हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुदूर संवेदन तकनीकी के संदर्भ में परावर्तकता शब्द अभिप्राय है। सुदूर संवेदन तकनीकी भूल जाइए, फिर भी आप परावर्तन के बारे में जानोगे तो भी आंसर आपका सही होगा। परावर्तन किसे कहते हैं? किसी भी सूर्य की या कोई भी प्रकाश की किरण जिस दिशा से आकर के पुनः उसी दिशा में लौट जाती है उसको परावर्तन कहते हैं। इसमें आप सुदूर संवेदन तकनीकी संदर्भ में पूछा है, इसका मतलब या तो प्राकृतिक रूप से होगा तो सौर विकिरण हो सकती है, या किसी अन्य माध्यम से प्रकाश की किरणें परावर्तित की जाती है तो वो भी परावर्तित होकर पुनः डेटा के रूप में अपने पास आएगी। तो इसका मतलब है जो भी सूर्य की विकिरणें या कोई एनर्जी है वो जिस धरातल से टकरा करके वापस जाने वाली, परावर्तित होकर के उसी दिशा में जाने वाली लौटने वाली चीज़ क्या कहलाती है? परावर्तकता। इसमें देखिए, एक प्रतिबिंब अथवा फोटोग्राफ का धरातल पर आवर्ती क्षेत्र नहीं हो सकता। किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा और उसके द्वारा परावर्तित ऊर्जा का अनुपात प्राप्त करके उसी को पुनः लौटा देना, और यही उसकी क्या कहलाती है? परावर्तकता। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। तीसरा पढ़ लीजिए, प्रकाश की गति से, गति की ऊर्जा, इसका मतलब गति से इसमें कोई उससे संबंधित नहीं है। किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई और अवशोषित की गई विकिरण प्राप्त की गई और परावर्तित पुनः लौटाई गई है, न कि अवशोषित की गई। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला मानव जनजातियों के बारे में दे रखा है, एस्किमो द्वारा जो लकड़ी और व्हेल मछली की हड्डियों से बनाए गए मकान क्या कहलाते हैं? जो कि इग्लू कहलाते हैं, ठीक है। इग्लू सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर फिजिकल ज्योग्राफी का है। अनाच्छादन प्रक्रिया का चरण नहीं है, इसका मतलब कौन सी चीज़ अब अनाच्छादन के अंदर नहीं आती? अनाच्छादन के अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ का नष्ट होना, कोई चट्टान है वो नष्ट हो रही है, अपक्षय हो रहा है, अपक्षय के बाद वो वहाँ से अपरदित होकर के दूसरे स्थान पर जा रही है, फिर वो किसी कारक से जाएगी, इसका मतलब उसका परिवहन हो रहा है, फिर वो बल कम हो जाने के बाद उसका निक्षेपण हो जाता है। तो इसमें देखो, निक्षेपण इसके अंदर सम्मिलित है, अपक्षय कोई चीज़ का टूटना और अपर्दन, ये तीनों चीज़ अनाच्छादन प्रक्रिया में सम्मिलित है, जबकि वर्षण ये कारक हो सकता है, जबकि ये प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति नहीं है? ठीक है, तो इसमें स्ट्रोक है, सिल है, डाइक है, मियांडर प्रकार की जल जो स्थलाकृति है जो कि नदी से निर्मित स्थलाकृति। विसर्पाकार, जब नदियाँ विसर्पाकार आकृति में बहती है, मैदानी भाग में जब ढलान कम हो जाती है और निक्षेपण, उनका निक्षेपण जो पदार्थ है वो अधिक हो जाता है, तो वो विसर्पाकार क्या कहलाते हैं? मियांडर। तो ये नदी से निर्मित स्थलाकृति, न कि किसी ज्वालामुखी से। अगला फिर फैक्चुअल क्वेश्चन है, अधिकतम सड़क घनत्व। ये एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन दे रखी है आपका। उत्तरी अमेरिका विश्व का सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला महाद्वीप है, ठीक है। सर्वाधिक घनत्व, लगभग विश्व का 33% जो सड़क घनत्व है या सड़कों का जो निर्माण है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही हो गया है, ठीक है। इसके बाद आप अगला देखिए, न्यूयॉर्क हवाई जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क हवाई अड्डा जो किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ के एक राष्ट्रपति हुए महान जॉन ऑफ कैनेडी, उनके नाम पर अवस्थित है जॉन ऑफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यूयॉर्क, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो 6 भारत से सबसे बड़े देश है, जिसके अंदर रूस है, उसके बाद ब्राज़ील है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। ये इस प्रकार के देशों में सबसे 7वें नंबर पर अपना भारत है, ठीक है। तो विश्व में सबसे बड़ा
देश में भारत का स्थान कौन सा, 7वां स्थान है। इसके बाद अगला दे रखा है अधिकतम सूर्य ताप की प्राप्ति, सूर्य की किरणें जहाँ सीधी पड़ेगी वहीं सूर्य ताप सर्वाधिक होगा। इसका मतलब वर्ष भर विषुवत रेखा पर सूर्य वो सीधा चमकता है, इसका मतलब विषुवत रेखा इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला देख लीजिए, डोल्ट्रम पेटी अपन ने पढ़ा था विषुवत रेखा के ठीक उत्तर और दक्षिण में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में 1100 किलोमीटर की दूरी है, वो उसमें हमेशा शांत वायु रहती है। और डोल्ट्रम, उस शांत वायु वाली पेटी को क्या कहते हैं, डोल्ट्रम पेटी। ठीक है, तो कौन सी है डोल्ट्रम पेटी, भूमध्य रेखीय प्रदेश। कौन सा है, भूमध्य रेखीय प्रदेश, जो कि 0 डिग्री के ठीक उत्तर में 5 डिग्री और दक्षिण में भी 5 डिग्री। ये जो क्षेत्र है जहाँ विषुवतीय जो पछुआ पवनें बहती है, जो शांत अवस्था में होती ऊर्ध्वाधर पवनें चलती है, तो उसको डोल्ट्रम पेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला देखिए, औद्योगिक अवस्थिति का न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत। ये औद्योगिक अवस्थिति के संदर्भ में सबसे पहले जो सिद्धांत देने वाला व्यक्ति था अल्फ्रेड जो वेबर नाम का व्यक्ति, जिसने न्यूनतम परिवहन लागत के संदर्भ में दिया था। किसके संदर्भ में दिया था, न्यूनतम परिवहन लागत। जहाँ परिवहन लागत कम होगी औद्योगिक अवस्थिति वहीं सबसे उपयुक्त और अच्छी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में डेयरी फार्मिंग का प्रमुख केंद्र नहीं है। इसका मतलब 3 ऐसे स्थान हैं जहां डेयरी फार्मिंग होती है, जिसके अंदर न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और डेनमार्क है। ठीक है, डेयरी उद्योग के लिए जाने जाते हैं। जबकि जापान है, इंडस्ट्रियल एरिया है या इंडस्ट्रियल कंट्री है, जिसके अंदर लो इस्पात है, स्टील है, इस प्रकार के इंडस्ट्री है। ठीक है, तो जापान डेयरी फार्मिंग के लिए जाना नहीं जाता। इसके बाद अगला देखिए आप, राणा प्रताप सागर सिंपल राजस्थान जीके का क्वेश्चन है, जो कि रावत भाटा चित्तौड़ में अवस्थित है। ठीक है, अगला एक फुल फॉर्म पूछी है IPCC। ठीक है, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इन्वायरमेंट से संबंधित है। ये इसका निर्माण या इसका गठन किसने किया, तो विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और WMO के द्वारा इसका निर्माण किया। बी फॉर बॉय ऑप्शन इज राइट आंसर है। इसके बाद आप अगला देखिए, हाँ, नीति आयोग के बारे में पूछा है। नीति आयोग का गठन कब हुआ, यह आयोग कब आया, तो सन 2015 के अंदर। ठीक है, 14 में मोदी की सरकार बनती है और 15 में योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग लाया गया, नीति आयोग। अगला कार्टोग्राफी का एक क्वेश्चन है, एक विमीय आरेख, एक विमीय नहीं कि एक ही चीज बताने वाली चीज, जैसे बिंदु के रूप में है या रेखा के रूप में है, पिरामिड के रूप में है, तो एक विम की जो आकृति है आरेख बनता है उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसके अंदर देखो इकाई वर्ग दे रखा है। ठीक है, इंग्लिश में जब आप देखोगे तो यूनिट स्क्वायर दे रखा है, यूनिट स्क्वायर डायग्राम। ये द्विविम है, द्विविम, इसका मतलब ये क्षेत्रफल से संबंधित है। इसमें वर्गाकार हो सकते हैं, वर्ताकार हो सकते हैं, आयताकार हो सकते हैं। जबकि एक विम के अंदर जैसे दंड आरेख है, पिरामिड आरेख है, रेखा आरेख है, ये तीनों प्रकार के एक विम है। जबकि वर्ग है, आयत है, वृत्त है, वो द्विविम के अंदर है। ठीक है, और गोला है या फिर घन है, घनाभ है, तो वो त्रिविमीय आरेख होते हैं। ठीक है, तो इसका ए आंसर राइट होगा, इकाई वर्ग स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, GIS की फुल फॉर्म पूछी है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र, सिलेबस के अंदर स्पष्ट दे रखा था। अगला क्वेश्चन है, जब समोच्चय रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत पास पास हो, जब समोच्चय रेखाएं यानी कि समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा बहुत ही पास पास या अत्यंत मतलब अत्यंत पास पास में होगी, तब ढाल का जो प्रकार होगा वो तीव्र प्रकार की ढाल होगी। किस प्रकार की ढाल होगी, तीव्र प्रकार की ढाल। अगला देखिए आप, अगला तेरे का पर्वतीय ढालों पर ग्रामीण अधिवास किस प्रकार के या कौन से प्रकार के अधिवास होते हैं। अधिवासों के जब प्रकार पढ़े थे तो उसके में सहंत है या विरल प्रकार के है या अर्धसहंत है। तो देख दे रखा है पर्वतीय ढालों के ऊपर, पर्वतीय ढालों पर कौन से प्रकार के ग्रामीण अधिवास है, तो इसमें डिस्पर्ड है यानी कि विरल प्रकार के अधिवास पाए जाते। किस प्रकार के, विरल प्रकार के। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अत्यधिक तीव्रता वाले चक्रवातीय तूफान ताउते पिछली बार जब पिछले साल
बहुत चर्चा में रहा था, जिसमें उत्तर भारत के राज्य प्रभावित हुए थे। मुख्यतः प्रभावित होने वाले जो राज्य है उसके अंदर सबसे अधिक प्रभावित था गुजरात। ताउते जो चक्रवात तूफान था उससे प्रभावित होने वाला सर्वाधिक प्रभावित कौन सा राज्य था? गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए आप, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ये कौन सी नदी के किनारे हैं? तो वुल झील है, डल झील है, श्रीनगर शहर है, ये झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है लोकटक झील के बारे में, अपन ने पढ़ा था। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? जो कि मणिपुर राज्य में। कौन से राज्य में? मणिपुर राज्य में। अगला देखिए आप, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सतन जो कथन है वो सत्य कथन है? ठीक है, इसका मतलब 3 कथन है वो असत्य है, उनको काट देना है, और जो कथन सत्य है उसको छांट करके सही आंसर ग्रुप में चयन करना है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समांतर होता है? नहीं। ये जैसे कि ये समान दाब को मिलाने वाली रेखा है तो इसमें दाब प्रवणता है वो समकोण पर होगी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर चक्रवात है वो पवन प्रवाह जो क्रम है वो दिशा की वामावर्त। इसका इंग्लिश वर्जन देखिए आप। ठीक है, अपन ने पढ़ा था कि ये घड़ी की सुई के उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो चक्रवात का जो प्रवाह है हवा का वो घड़ी की सुई के विपरीत होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, जो साइक्लोन है इसका जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात का पवन प्रवाह दिशा वामावर्त है। इसका मतलब ये कथन सही है, लेकिन फिर भी चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर प्रति चक्रवात की ठीक विपरीत अवस्था देखने को मिलती है प्रति चक्रवात में। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध के अंदर चक्रवात है वो सुई के विपरीत चलेगा। इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सुई के अनुरूप, और प्रति चक्रवात है वो उत्तरी गोलार्ध में सुई के अनुरूप और दक्षिणी गोलार्ध में सुई के विपरीत अवस्था में या एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या दे रखा है? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर प्रति चक्रवात प्रवाह क्रम दिशा वामावर्त है, सॉरी दक्षिणावर्त है, तो ये गलत है क्योंकि ये वामावर्त है। ठीक जैसी चक्रवात की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में वैसी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर प्रति चक्रवात की अवस्थिति होगी। इसके बाद दे रखा है कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समांतर दिशा में कार्य करता है? नहीं, दाब प्रवणता ही कोरियोलिस बल का निर्माण करते हैं, वो भी समकोण पर अवस्थित होते हैं। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के स्थानीय नाम पड़े। भारत और जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है वहाँ इसको चक्रवात बोलते हैं। ठीक है, या फिर अमेरिका महाद्वीप का जो मैक्सिको खाड़ी वाला है वहाँ हरिकेन बोलते हैं। चाइना के भाग जो चीन सागर है वहाँ टाइफून बोलते हैं। उसी प्रकार पूछा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी तट है वहाँ विली विलीज इसका नाम स्थानीय नाम है चक्रवातों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जनांकी संक्रमण जो सिद्धांत एक सिलेबस में दे रखा था, जनांकी संक्रमण सिद्धांत नोटेस्टिन और वॉरेन थॉमसन नामक व्यक्ति ने दिया था, उसकी 4 विशेषताएं थी, 4 अवस्थाएं थी। इसमें दे रखा है निम्नलिखित अंतिम अवस्था संबंध सही नहीं है। अंतिम अवस्था में तो शुरुआत के अंदर जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से स्थिर अवस्था में अंतिम रूप में स्थिर हो जाती है जनसंख्या। ठीक है, और मृत्यु दर और जन्म दर निम्न अवस्था में हो जाती है, और वो नगरीय प्रकार की या एक प्रकार की शिक्षित प्रकार के समाज की ये विशेषता है। तो देखिए अब कथन पढ़िए आप, जनसंख्या परिवार आकार का नियंत्रित करने में असफल है। ये परिवार के आकार से संदर्भित कोई सिद्धांत नहीं है, इसका मतलब ये कथन असत्य हो गया। अगला देखिए, प्रजनशीलता और मृत्यता दोनों ही कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से ही बढ़ती है, ये भी सही है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित प्रकार की हो जाती है, ये भी अंतिम अवस्था की विशेषता है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार। इसका मतलब तीनों कथन सत्य है, और अंतिम अवस्था के बारे में बताने वाला कथन सही कौन सा नहीं है? पहला ही। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर है। अगला देखिए आप, आइसोहेल के बारे में, एक समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा के बारे में पूछा, आइसोहेल। ठीक है, समान तापमान को मिलाने वाली नहीं, ये आइसोथर्म होती है। आइसोथर्म जो कि समान ताप, इनको समताप रेखा बोलते हैं। प्रतिदिन मध्य सूर्य प्रकाश की समान अवधि, हाँ आइसोहेल जो कि सूर्य की समान जो प्रकाश की विकिरण है उनकी अवधि को दर्शाने वाली है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन क्या है? समान औसत मेघ आवरण, तो इसके बारे में है आइसोनेप्थ या आइसोनेप बोलते हैं इस लाइन को, और दिए गए समय में समान वर्षा वाली तो आइसो हाइट्स बोलते हैं इसको। तो अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद देशांतरीय मान, एक भारतीय स्थलाकृति के मानचित्र के बारे में कार्टोग्राफी से संदर्भित क्वेश्चन है।
क्या रखा, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जिसमें अक्षांशीय और देशांतरीय मान 30 डिग्री जो 30 मिनट या 30 मिनट के संदर्भ में है, तो इस प्रकार के गुणांक से जो संगत माप का मानचित्र बनेगा। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर है 1:2,50,000। ठीक है, यानी कि 1 इंच है वो 2 मील को दर्शाता है, 1 इंच है वो 2 मील को दर्शाने वाला मानचित्र होगा, जो कि इसका माप है वो 1 अनुपात जो कि 2,50,000 के। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ शहर में सम्मिलित मूलभूत सेवाओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है। स्वस्थ शहर की कौन सी स्वच्छता हो सकती है, साफ पानी भी हो सकता है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा भी हो सकता है, सभी ग्रह नहीं। सिनेमा हॉल स्वास्थ्य का कोई प्रतीक नहीं है या कोई उसका पर्टिकुलर पैमाना नहीं है। ठीक है, ये सुविधा का हो सकता है, लेकिन WHO के अंदर कौन से स्वस्थ शहर की विशेषता में कौन सा नहीं है, तो सभी ग्रह नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का कारक नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग अवस्थिति का कारक नहीं के संदर्भ में जब देखते हैं तो शहरी क्षेत्र है, जलापूर्ति है, आर्द्रता है, श्रम है। इसमें देखते हैं तो देखो, जलापूर्ति किसी भी प्रकार के उद्योग की अवस्थिति का सबसे पहला कारक है। बिजली हो गया, कच्चा माल हो गया, उसमें जल सबसे पहले है। जलापूर्ति तो किसी भी उद्योग की अवस्थिति के लिए मोस्ट है। ठीक है, और श्रम भी मोस्ट है, श्रम के बिना उद्योग चलाए नहीं जा सकते, यानी कि श्रमिकों की उपस्थिति भी आवश्यक है। उसके बाद दे रखा है आर्द्रता, एकमात्र ऐसा उद्योग है जिसमें आर्द्रता ही उनका कारक है, और कोई भी उद्योग है उसके लिए आर्द्रता कोई मोस्ट नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए जब कपास का जो धागा है ये धागे से निर्मित है, तो उस धागे को मजबूत बनाए रखने के लिए उस धागे में आर्द्रता होनी जरूरी है, वरना धागा टूट जाएगा। और जहाँ भी अपन भारत के संदर्भ में देखें तो सूती वस्त्र उद्योग की मिलें जहाँ भी देखेंगे तो या तो समुद्र के किनारे हैं या फिर आर्द्रता सहित क्षेत्र है। जैसे कि बॉम्बे जो कि अपन सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी बोलते हैं, अहमदाबाद है, कोयम्बटूर है, उत्तर भारत में कानपुर है, ये शहर आर्द्रता के शहर है, तो इसमें आर्द्रता भी मुख्यतः कारक है। जबकि शहरी क्षेत्र, वैसे शहरी क्षेत्र किसी भी उद्योग की अवस्थिति के लिए मुख्य कारक नहीं है। हाँ, बाजार हो सकता है, लेकिन बाजार का शहरी क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। बाजार के अंदर होते हैं मुख्यतः उपभोक्ता। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र इसका कोई कारक नहीं है। तो तीनों कारक है, कौन सा कारक नहीं है, तो शहरी क्षेत्र नहीं, ए ऑप्शन राइट। अगला अंतिम क्वेश्चन अपना दे रखा है, शिक्षा और स्वास्थ्य आर्थिक क्रियाओं की किस श्रेणी के अंदर आता है। शिक्षा और जो स्वास्थ्य या चिकित्सा ये एक प्रकार की सेवा क्षेत्र में आता है, और सेवा क्षेत्र अपना तृतीय जो व्यवसाय है या तृतीयक वर्ग के व्यवसाय उसमें सम्मिलित है। अपन ने 150 क्वेश्चन डिस्कस किए, इसमें सभी के सभी आंसर है वो NCERT के एज इट इज जो भी जहाँ से लिया गया वहीं से अपन को चेक करके बनाई गई आंसर की है। आप अपना आंसर चेक करिए, इसे मिलान करिए, और फिर देखने के बाद इस पर जो भी कोई चीज़ आपको लगे तो लाइक और कमेंट के रूप में हमें बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए। धन्यवाद।